हाँ जी। हमारे स्पीकर भी आ गए हैं। नमस्ते, मैं एडवोकेट अदिति मोड आप सभी का बार एसोसिएशन उदयपुर की बिहाफ पे स्वागत करती हूँ। बार एसोसिएशन उदयपुर के द्वारा ये एक ऑनलाइन लीगल एजुकेशन सेमिनार का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और ये इस इंटेंशन से तैयार किया गया है कि जैसा कि एक दो खेती के बीच में, दो फसलों के बीच में एक लैंड तैयार होता है, उसी प्रकार से इस लॉकडाउन में हम युवा अधिवक्ता अपने आप को तैयार कर सकें और लॉकडाउन के बाद जब कोर्ट जाएं तो एक नए नॉलेज और नई ऊर्जा के साथ जाएं। सर्वप्रथम मैं हमारे स्पीकर महोदय श्रीमान दिनेश जी त्यागी जी सर, स्पेशल जज पॉक्सो मामलात उदयपुर का स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि सर ने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को संबोधित करने के लिए तैयार हुए। अब मैं हमारे बार के अध्यक्ष मनीष जी शर्मा जी सर उनका वेलकम करती हूँ और उनका तहे दिल से एक युवा अधिवक्ता होने के नाते धन्यवाद अदा करती हूँ कि सर ने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। अब मैं हमारे बार के समस्त सीनियर एडवोकेट्स, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का स्वागत करती हूँ, मेरे फेलो एडवोकेट्स का स्वागत करती हूँ और समस्त जूनियर एडवोकेट्स का स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है उसका मैं थोड़ा बता दूं आपको। जो सेशन है वो 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में हमारे माननीय स्पीकर महोदय अपना नॉलेज हमारे साथ साझा करेंगे और दूसरा सत्र जो होगा सेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चैट का ऑप्शन है। जिसे नहीं दिख रहा है वो मोर में जाके चैट के ऊपर क्लिक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या एक हाथ का भी ऐसे बना हुआ है जो कि रेज हैंड है, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सेशन के बाद में आपके सवाल भी पूछे जाएंगे और डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन भी कराया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पॉक्सो मामलों में चिकित्सा फॉरेंसिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग व सराहना एवं आयु निर्धारण। अब मैं हमारे अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हमारे भाई तुषार जी मोड़ जो जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हमारी बहन अदिति मोड़ द्वारा जो आज जूम लाइव के जरिए जो सेमिनार की जा रही है, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे आज के स्पीकर श्रीमान दिनेश जी त्यागी सर जो अभी पॉक्सो मामला विशिष्ट न्यायाधीश नंबर 2 उदयपुर है। आपका काफी लंबा अनुभव है और काफी एकेडमिक, आपने काफी लेक्चर भी जुडिशियल एकेडमी में दिए हुए हैं। हमें जैसे ही जानकारी मिली कि हमारे सर ऐसे हमारे उदयपुर में भी हैं ऐसे विद्वान हमारे जज साहब, तो हमने सोचा कि एक अच्छा हमारे अधिवक्ता भाइयों को एक अच्छा अनुभव और उनको इस पॉक्सो के मामले में कुछ जो दुविधा थी उनको दूर हो। इसलिए आज हम पॉक्सो के इस मामला में दिनेश जी त्यागी सर को हमने इन्वाइट किया है। मैं बार एसोसिएशन की ओर से दिनेश जी त्यागी सर जज साहब का मैं काफी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया है और आज हमारे बीच में वो अपना अनुभव जो इनका शैक्षणिक जो है वो हमारे अधिवक्ता, नए अधिवक्ता भाइयों और सीनियर अधिवक्ताओं को साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी सर का। जी सर, अब अपना सेशन शुरू करें। जी थैंक यू मनीष जी, थैंक यू मैडम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ मेडिकल फोरेंसिक एविडेंस एंड एज डिटर्मिनेशन इन पॉक्सो केसेस। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मेडिकल एविडेंस, दूसरा फोरेंसिक एविडेंस और तीसरा एज डिटर्मिनेशन। जहां तक मेडिकल एविडेंस का संबंध है, मेडिकल एविडेंस का जो कलेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ मेडिकल एविडेंस, उसका ऐसा कोई प्रोविजन पॉक्सो में एज सच नहीं है कि किस प्रकार से मेडिकल एविडेंस को कलेक्ट करा जाए। लेकिन सीआरपीसी में एक्यूज्ड का मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करने का एक जनरल प्रोविजन सेक्शन 53 सीआरपीसी में है। इसी प्रकार से सेक्शन 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ रेप के बारे में बताया गया। जहां तक विक्टिम का प्रश्न है, विक्टिम के कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में, कलेक्शन ऑफ मेडिकल एविडेंस के बारे में सेक्शन 164A सीआरपीसी में बताया गया। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल एविडेंस है वह एक एक्सपर्ट एविडेंस है और वो एक कॉरबोरेटिव एविडेंस के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेडिकल एविडेंस
कि टेस्टमनी जो है वो ओरल एविडेंस को वॉश आउट नहीं कर सकता। अर्थात जहां पर यह संबंध आएगा कि मेडिकल एविडेंस या ओरल एविडेंस की किसकी प्राइमेसी दी जाएगी, तो हमेशा ही ओरल एविडेंस को प्राइमेसी दी जाएगी ओवर द मेडिकल एविडेंस। जहां लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां मेडिकल एविडेंस टोटली रूल आउट करते, टोटली ओरल एविडेंस के फैक्ट को रूल आउट करते, वहां पर ओरल एविडेंस की टेस्टमनी को नहीं मानकर मेडिकल एविडेंस को भी माना जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो एक केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के सिर पे कुल्हाड़ी मारी। जिस व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी थी तो उसने उसके सिर पे कुल्हाड़ी मार दी। जैसे ही उसने उसके सिर पे कुल्हाड़ी मारी, वो कुल्हाड़ी उसके हाइपोथैलेमस को क्रॉस कर गई। मेडिकल एविडेंस ये था कि ये व्यक्ति 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता, साथ ही पैरालिटिक हो जाएगा। जबकि ओरल एविडेंस ये था कि मरने वाले व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दी कि भाई मैं ऐसे जा रहा था और मेरे को फलाने आदमी ने कुल्हाड़ी मार दी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है कि ओरल एविडेंस मेडिकल एविडेंस पर प्रवेल करता है, परंतु इस विचित्र परिस्थिति में जहां पर कि मेडिकल एविडेंस टोटली रूल आउट कर दे इस बात को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहां पर ओरल एविडेंस को नहीं माना जा सकता। परंतु ये प्रिंसिपल क्या रेप केस और पर्टिकुलरली पोक्सो केसेस में मेडिकल एविडेंस के एप्रिसिएशन के वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस स्थिति पर मैं यहाँ यूं कहना चाहूंगा कि लॉ रेप के संबंधित लॉ है क्या, रेप के संबंधित, क्योंकि पोक्सो जो के केसेस हैं डेफिनेटली वो रेप के केसेस भी हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेडिकल एविडेंस की जो एप्रिसिएशन है वो रेप केसेस में या पोक्सो केसेस में ओरल टेस्टिमनी को खत्म कर सकती है? उसके लिए यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स या विक्टिम की जो टेस्टिमनी है वो स्टर्लिंग वर्थ की है, अर्थात वह वास्तविक है, ठोस है, न्यायालय को विश्वास दिलाने लायक है, तो उन परिस्थितियों में किसी भी कॉरबोरेटिव या संपुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। मेडिकल एविडेंस एक संपुष्टिकारक एविडेंस है, इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं है जहां पर विक्टिम या प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो टेस्टिमनी है वो वास्तविक है, स्टर्लिंग वर्थ की है, ठोस है, न्यायालय को विश्वास दिलाने लायक है। इस बारे में ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, रंजीत हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1998 और अनगिनत केसेस में यह कहा गया है कि जहां विक्टिम की टेस्टिमनी क्लियर है, साफ, स्पष्ट, कोजेंट है, वहां पर यह आवश्यकता नहीं है कि आप उसकी कॉरबोरेशन किसी अन्य ओरल टेस्टिमनी से या मेडिकल एविडेंस से ढूंढें। अब यहाँ एक स्थिति और उत्पन्न हो जाती है। डिफेंस आकर ये कहता है कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि विक्टिम ने जो कह दिया उसी को गॉस्पेल ट्रूथ मान लो। ऐसा भी एक न्यायिक दृष्टांत में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया, रज्जो वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसमें यह भी कहा गया कि ये बात ठीक है कि ये एक बड़ा आघात है विक्टिम के लिए कि उसके विरुद्ध कोई रेप के केस हो, परंतु उन्होंने कहा कि यह भी एक आघात से कम नहीं कि अगर किसी को झूठा फंसा दिया जाए। तो क्वेश्चन फिर आकर वहीं पर खड़ा हो गया कि क्या विक्टिम की टेस्टिमनी स्टर्लिंग वर्थ की है या नहीं। उस केस में भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक्विटल किया, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी वही रहा कि अगर वो स्टर्लिंग वर्थ की है विक्टिम की टेस्टिमनी, तो मेडिकल एविडेंस से उसको शेक या कॉरबोरेशन की आवश्यकता नहीं। अब आमतौर पे क्योंकि पोक्सो से जो संबंधित केस हैं, जैसा कि आपको सभी को ज्ञान है कि इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो एक उसमें सेक्सुअली न्यूट्रल डेफिनेशन है, वो बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है, पर उसमें सिर्फ एक ही बात कहा गया कि हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आमतौर पे
मेडिकल एविडेंस, जहां तक कि डॉक्टर के, चिकित्सक के, अधिकारी की एविडेंस का सवाल है, कई बार ऐसा अमूमन कोर्ट में ऐसा देखने को आता है कि मेडिकल एविडेंस के समय जब वो उनका एग्जामिनेशन करते हैं विक्टिम का, तो उस स्थिति में वह कुछ प्रिंटेड फॉर्मेट पे कुछ कॉलम्स हैं जिनको कि आमतौर पर भरा जाता है। उसमें एक कॉलम हाइमन के बारे में भी दिया गया, जिसको कि एक बहुत बड़ी बातें आमतौर पे क्रिमिनल केसेस में ये कह दिया जाता है कि जहां पर, क्योंकि आमतौर पे डिफेंस ये एक वर्जन लेकर आता है कि अगर डॉक्टर ये कह दे कि हाइमन इंटैक्ट था, तो ये मान लिया जाता है कि भाई हाइमन इंटैक्ट होने के कारण ये नहीं माना जा सकता कि कोई पेनिट्रेशन हुआ हो, और जहां पेनिट्रेशन अगर नहीं हुआ तो वहां पर वो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ी सी बात को और ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2013 के बाद रेप की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, सभी जानते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ, जहां तक आईपीसी का संबंध है, उसमें पेनिट्रेशन ही वर्ड इस्तेमाल किया गया, और उसमें यही लिखा हुआ है कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। और जहां तक पोक्सो का संबंध है, उसमें रेप के शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें पेनिट्रेशन या एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हाइमन का रैप्चर होने मात्र से ही, नहीं होने मात्र से ये मान लिया जाएगा कि पीड़िता जो शब्द कहकर आई है कि उसके साथ कोई रेप हुआ है, तो यह नहीं माना जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक अगर एविडेंस को देखें तो होता गया आमतौर पे कि मेडिकल एविडेंस एक एक्सपर्ट एविडेंस, ये एक ओपिनियनेटिक एविडेंस। ऐसा लॉ नहीं है कि हाइमन के रैप्चर के बगैर पेनिट्रेशन नहीं हो सकता। इसी की ओर ध्यान आकर्षित कराऊंगा, क्योंकि ये आमतौर पे कोर्ट में बहुत बार होता है। अमूमन अगर आप परसेंटेज ऑफ केसेस की बात करें तो मेरे ख्याल से शायद 15 से 20% केसेस ऐसे भी रेप के हैं जहां पर कि हाइमन रैप्चर नहीं भी होता। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उन्हीं केसों में जहां पे कि हाइमन रैप्चर नहीं था, फिर भी ये पाया, और बॉडी पे कोई इंजरी नहीं थी विक्टिम की, फिर भी ये पाया कि वो ऑफेंस ऑफ रेप में ही आते। जैसे रंजीत हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1998, वॉल्यूम 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 635, परमिंदर उर्फ लड़का पोला वर्सेस दिल्ली 2014, वॉल्यूम 2 एससीसी, पेज 592, मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें कि उसमें वर्ड क्या इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किए वो ये थे कि नॉन रैप्चर ऑफ हाइमन इज नॉट सफिशिएंट टू डिसलॉज द थ्योरी ऑफ रेप। अर्थात कि अगर हाइमन रैप्चर नहीं है विक्टिम का, या उसकी बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है, तो वो ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। ऐसी कोई प्रजम्पशन लॉ की नहीं। ऐसे ही अभी एक रिसेंटली 2019 जितेंद्र शर्मा वर्सेस दिल्ली, क्रिमिनल अपील नंबर 1241/2018, डेट ऑफ डिसीजन है 29 अप्रैल 2019। उसमें भी उन्हीं रूलिंग्स को अपनाते हुए रंजीत हजारिका, परमिंदर, मदन लाल कक्कड़ और पूरन चंद वगैरह को यही कहा कि मेडिकल एविडेंस को अप्रिशिएट करने का ये कोई तरीका नहीं है कि अगर उसका हाइमन रैप्चर नहीं है या उसको बॉडी इंजरी कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि विक्टिम का ओरल टेस्टिमनी को रूल आउट कर दिया जाए या वॉश आउट हो जाए। और उसकी अगर पीड़िता की अगर साक्ष्य स्टर्लिंग वर्थ है, न्यायालय को विश्वास दिलाने लायक है, ठोस है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मात्र इंजरी के नहीं हो जाने के कारण उसकी साक्ष्य को नकार दिया जाए। इसके अलावा एक बात और थोड़ा सा यहाँ ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी तक एक 2 फिंगर टेस्ट भी मेडिकल प्रैक्टिशनर इस्तेमाल में लाते रहे, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये माना गया था
कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो वुमेन डिग्निटी के लिए वायलेटिव है, किसी भी रेप विक्टिम की डिग्निटी के लिए वायलेटिव। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीलू उर्फ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 क्रिमिनल लॉ जर्नल सुप्रीम कोर्ट पेज 683 में कहा गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद भी 2013 के बाद भी ऐसी बहुत सारे MLR या चोट प्रतिवेदन आपको मिल जाएंगे जिसमें वही 2 फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, और ये अप टू 2016 तक होता रहा, 16-17 तक, क्योंकि उसके बाद तो फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक प्रोटोकॉल बनाए और कुछ लोगों को चार्जशीट दी, तब जाके कुछ चिकित्सक थे जिन्होंने अपने मॉडस ऑपरेंडी चेंज। तो मेडिकल एविडेंस के बारे में यहाँ इतना ही कहना था कि ये मेडिकल एविडेंस की या पीड़िता की एविडेंस, क्योंकि ये कॉरोबरेटिव एविडेंस, इस पर हम तभी जाएंगे अगर पीड़िता की साक्ष्य ठोस वास्तविक न हो। अगर उसकी पीड़िता के विक्टिम की साक्ष्य, ये पीड़िता की साक्ष्य स्टर्लिंग वर्थ की है, तब हम मेडिकल कॉरोबोरेशन की आवश्यकता नहीं। दूसरा, आज का दूसरा जो टॉपिक था वो फोरेंसिक एविडेंस से संबंधित। फोरेंसिक एविडेंस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फोरेंसिक एविडेंस एक तरीके से बायोलॉजिकल एविडेंस से संबंधित। जब भी कभी रेप या पॉक्सो से संबंधित कोई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, तो उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एविडेंस हैं, उस वक्त घटनास्थल पर मिल जाते हैं, पर्सन की बॉडी पर भी मिलते हैं, जिनको कि कलेक्ट किया जाता है और फोरेंसिक लेबोरेटरीज में भेजा जाता है, जहां से उनके बारे में जांच की जाती है, मिलान किया जाता है एक्यूज्ड के सैंपल और विक्टिम के सैंपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण भी यह है क्योंकि कई बार DNA टेस्ट, हालांकि केमिकल एनालिसिस और दूसरे मेडिकल एविडेंस की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जहां तक DNA प्रोफाइलिंग की बात है, क्योंकि वह एक फोरेंसिक एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस का ही एक रूप है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगर DNA फिंगरप्रिंट से ये बात साबित हो जाए या DNA प्रोफाइलिंग से बात साबित हो जाए कि जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो एक्यूज्ड या पीड़िता का मैच करता है, तो ऑफेंस की श्योरिटी हो जाता है। और अगर वो मैच नहीं भी करता तो ये उस तथ्य को एक ओवर रूल, उस तथ्य को भी बचा सकता है एक्यूज्ड। मैं इसके बारे में यहाँ बताना चाहूँ, अभी रिसेंटली शायद लास्ट ईयर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, जयपुर बेंच के समक्ष एक ऐसा ही प्रकरण आया जबकि वहां एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 3 साल की बच्ची इतनी छोटी थी कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई एक्यूज को, और वो अल्टीमेटली, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को उसने आंखों पे हाथ रखा और वो ले गया और उसने उसके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट किया, और उसके बाद अल्टीमेटली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। अनजान व्यक्ति था, तो जानती तो उसको थी नहीं, नाम भी नहीं जानती थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लेकिन उसकी बॉडी पर जो कई ऐसे बायोलॉजिकल एविडेंस थे जिससे कि उनकी मैच किया गया। जब उसको एप्रीहेंड किया गया, काफी लोगों को एप्रीहेंड हुए जो वहां पे CCTV कैमरा से और उनसे देखते हुए अल्टीमेटली ये पाया गया कि वो जो लोग हैं ये सस्पेक्ट हो सकते हैं। तो काफी लोगों के DNA प्रोफाइलिंग लिए गए, तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति का DNA प्रोफाइल मैच हुआ। वो CCTV कैमरा वो थे जो कि उस वक्त ये बता रहे थे कि ये व्यक्ति उस अकरेंस के वक्त आसपास, उस घटनास्थल के आसपास रहे होंगे। तो जब वो मैच किया गया, उस केस में कोई अन्य एविडेंस नहीं था, केवल मात्र DNA प्रोफाइलिंग की जो रिपोर्ट थी वो मैच हो जाने के कारण उस एक्यूज्ड की कन्विक्शन। ये अगर आप जजमेंट को लिखना चाहें तो मान्य उच्च न्यायालय की जजमेंट है ये, महावीर उर्फ बिट्टू जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2019 3 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान, पेज 1501। इसी प्रकार से एक और अन्य केस भी है जिसमें कि एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप का केस था। उनके साथ
होस्टाइल उसके साथ रेप हुआ, वो होस्टाइल हो गई क्योंकि वो एकमात्र ऐसा एविडेंस था। अल्टीमेटली माँ बाप, और क्योंकि उन्होंने तो ऐसा नहीं देखा था कुछ ऑफेंस होते हुए, लेकिन जो मेडिकल एविडेंस था 9 साल की बच्ची पे, बायोलॉजिकल एविडेंस मिले उस व्यक्ति के सीमन और जो एविडेंस थे, उनसे बात की पुष्टि हो गई कि चाहे वो होस्टाइल भी है, चाहे वो पक्षद्रोही भी हो गई, लेकिन जो अन्य एविडेंस था उससे साबित हुआ कि एक्यूज्ड वही था, और उसमें भी अल्टीमेटली कन्विक्शन हुआ। उस केस का नाम था हेमुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 913/2016, डेट ऑफ डिसीजन 28/9/2018, सुप्रीम कोर्ट। फोरेंसिक एविडेंस, अब जैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एविडेंस, एक सेक्सुअल असाल्ट के बाद बहुत सारे एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस, वो विक्टिम के और एक्यूज दोनों के बॉडी पर रह सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि वो टाइमली लिए जाने चाहिए। टाइमली लिए जाने का अर्थ यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रॉम्प्टली इसमें काम करना पड़ता है। जैसे कि जो सीमेंस है, ये आमतौर पे सभी को पता है कि वो 72 आवर्स तक स्पर्म जो है वो प्राइवेट पार्ट्स पर विक्टिम के मिल सकते हैं। इसके बारे में यहाँ यह कहना भी बताना थोड़ा सा आवश्यक प्रतीत होता है कि इस बारे में कोई प्रोटोकॉल कि किस प्रकार से सैंपल लिए जाएं, किस प्रकार से सैंपल लिए जाने चाहिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए राजस्थान राज्य द्वारा या आप यूं कहें कि किसी लेबोरेटरी या एफएसएल लेबोरेटरीज द्वारा जारी नहीं किया गया। जो लोग एनडीपीएस में काम करते होंगे वो डेफिनेटली जानते होंगे कि एनसीबी के बहुत सारे सर्कुलर हैं जिसमें सैंपल किस प्रकार से लिए जाए, उसमें वो भी बताया गया। लेकिन इस प्रकार के प्रकरणों में, रेप एंड पॉक्सो के बारे में, फोरेंसिक एविडेंस किस प्रकार से गैदर किया जाए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल फोरेंसिक लेबोरेटरीज राजस्थान या राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि दूसरी फोरेंसिक लेबोरेटरीज जो है, जैसे कि एक सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है सीएफएसएल, उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी कर रखा है जिसमें उन्होंने यह बताया हुआ है कि किस प्रकार से कलेक्शन ऑफ एविडेंस का ऑर्डर क्या हो। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि फोरेंसिक एविडेंस का ऑर्डर जो है, उसका तरीका जो है कि किस प्रकार से कलेक्ट किए जाएं, उसके बारे में भी एक प्रोटोकॉल है। इसके बारे में यहां बताना चाहूंगा कि हर एक मेडिकल हॉस्पिटल में एक सेफ किट नाम से एक किट दी गई। वो सेफ किट में काफी सारी चीजें रखी गई, जैसे कि उस सेफ किट्स में जैसे काफी सारे शीट्स, क्लोथिंग्स, ड्रॉप शीट, नाखून काटने के लिए नेल कटर, स्वैब लेने के लिए स्टरलाइज कॉटन, स्लाइवा, और ये सब चीजें लेने के लिए उसमें फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो एक बॉक्स टाइप की किट होती है। और उसका तरीका भी, क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस में अगर आप थोड़ा सा और इसके बारे में जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो पाएंगे कि आप देखेंगे कभी कि कई बार एफएसएल की रिपोर्ट बड़ी ब्लड विक्टिम के ऊपर भी ब्लड के या क्लोथ्स पे मिल जाता है, एक्यूज्ड पे भी, लेकिन वो इनकंक्लूसिव आता है कि वो मैच नहीं हो सका। उसका रीजन क्या? जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो डेफिनेटली जानते होंगे कि ब्लड जो है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल वो इंग्रेडिएंट है कि वो उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं अगर उसको सही प्रकार से प्रिजर्व नहीं किया जाए। अब इसका ऑर्डर ऑफ कलेक्शन जो है फोरेंसिक एविडेंस का, उसका भी एक तरीका है। उसका ये तरीका है कि एक लार्ज शीट ली जाती है जिसको ड्रॉप शीट बोलते हैं, उसके ऊपर विक्टिम को खड़ा करते हैं और उसको अनड्रेस करने के लिए कहते हैं।
अनड्रेस होने के बाद उस ड्रॉप शीट पे वो कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है उन कपड़ों के साथ हेयर, स्लाइवा, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जैसे वो उस पर आ जाती है। उस ड्रॉप शीट को अलग से पैक कर लेते हैं, क्लोथिंग्स को अलग पैक करते हैं, फिर उसके बाद नेल, कोई सैनिटरी पैड वगैरह है वो, या फिर फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स जो है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि फिंगर नेल्स में भी काफी ज्यादा बायोलॉजिकल एविडेंसेस आ जाते हैं। तो उन फिंगर नेल्स को नए उसी सेफ किट में से ही लिए हुए नेल कटर से ही क्लिप करके रखते हैं, और इसकी पूरी ध्यान रखा जाता है कि वो नेल कटर दूसरे किसी विक्टिम के लिए यूज ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक सेफ किट एक ही विक्टिम के लिए यूज होती है। फिर उसके बाद जो हेयर्स हैं, हेयर्स अगर उस बॉडी पर थे वो लिए जाते हैं, और कंपैरिजन के लिए भी हेयर लिए जाते हैं। आमतौर पे जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि 21 हेयर्स लिए जाने चाहिए, 21 हेयर्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद स्वैब्स आते हैं। स्वैब सबसे पहले ओरल स्वैब है, और मुंह में से स्वैब लिए जाता है। फिर वजाइनल स्वैब लिए जाते हैं, स्मीयर लिए जाता है, एनल स्वैब लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई उसको काट भी दांतों के निशान है, तो जैसे अगर कोई काटता है तो उसमें क्या होता है कि मुंह में हवा आ जाती है, जिसके कारण से सलाइवा आ जाता है। तो अगर वो वहां काटने के निशान है तो डेफिनेटली वहां से भी सलाइवा लिया जाता है। तो ये भी एक फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका है। उसके बाद जो डीएनए प्रोफाइलिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि कैसे डीएनए प्रोफाइलिंग से, जैसे कि अभी 2 एग्जांपल मैंने आपको वो दिए, जिनसे कि जैसे कि वो महावीर बिट्टू वाला और हेमनंदन वाला, जिसमें कि मात्र डीएनए रिपोर्ट के कारण ही यह साबित हो गया कि एक्यूज वही था। इसके बारे में यहाँ यह बताना चाहूंगा कि ऐसे भी बहुत सारे इन केसेस के अलावा केसेस रहे हैं कि जिसमें एक्यूज ने बहुत लंबी सेंटेंस जेल में काटी, और उसके बाद पता चला कि उस व्यक्ति के द्वारा तो वह अपराध किया ही नहीं गया। इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मार्च 2003 में जोसाई सूटन एक व्यक्ति थे, जिनको कि एक सेक्सुअल असॉल्ट में 12 साल की सजा हुई थी, और वो फिर बाद में पता चला कि जिस ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट जो था अमेरिका, उसमें एक स्कैम हुआ। स्कैम क्या हुआ कि वो जो सैंपल लिए गए थे वो ऐसे इंटरमिंगल्ड हो गए, वो मिक्स हो गए, मतलब कि वो किसी की रिपोर्ट कहीं और चली गई। तो जब ये सारा कुछ पता चला और वो ये पता चल पाया कि किसका सैंपल कौन सा था, तो वो दोबारा से रीटेस्टिंग हुए। तो वो जो जोसेन सूटन था, जिसको कि 12 साल की सजा हुई और जो अल्टीमेटली 4 साल की सजा तो काट ही चुका था, वो पता चला कि उसका वो डीएनए सैंपल था ही नहीं, और जो उसका ओरिजिनल डीएनए सैंपल था उससे मैच ही नहीं करता। और उस व्यक्ति की डिफेंस भी यही थी कि मेरे पास तो मैं तो उस अपराध में शामिल नहीं था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं और बताना चाहूंगा, जो कि पोक्सो की न्यायालय से ही संबंधित है, कि एक पीड़िता के साथ 3 अपराधियों ने बलात्कार किया। 10 साल की बच्ची थी वो। अब वो हुआ क्या कि वो अंधेरे में, और वो उसको जानते नहीं, और उन्होंने उसको आंख बंद करके और वो ले गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज वो साबित नहीं हो पाई। शक के आधार पर वो तीनों एक्यूज को पकड़ लिया गया। उसके बाद उन एक्यूज की सैंपल्स लिए गए। एफएसएल की रिपोर्ट में ये बात आई कि उनके कपड़ों पर और पीड़िता के कपड़ों पर भी ब्लड, पीड़िता के कपड़ों पर ब्लड और सीमन की मौजूदगी पाई गई, और एक्यूज्ड के कपड़ों पर सीमन की मौजूदगी पाई गई। जब वो डीएनए की रिपोर्ट आई, तो अगर इस एफएसएल रिपोर्ट को देखें
तो प्राइमा फेसिली ये सजेस्ट करती है कि उन 3 अपराधियों ने ही उस बच्ची के साथ बलात्कार किया होगा। परंतु जब डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि अक्यूज के कपड़ों पर जो सीमन था और उनके जो ब्लड सैंपल अक्यूज के लिए गए कंपैरिजन के लिए, वो पीड़िता के शरीर पर जो सीमन या उसके कपड़ों पर सीमन पाया गया उससे वो मैच नहीं करते। अब आप देखिए कि अगर उस केस में डीएनए रिपोर्ट नहीं हो तो डेफिनेटली उन तीनों व्यक्तियों को सजा हो सकती। तो डीएनए रिपोर्ट जो है ये एक ऐसा फोरेंसिक एविडेंस है कि जो कि यह तो साबित करता ही है कि अक्यूज के द्वारा यह कृत्य किया गया है या नहीं, साथ ही यह भी साबित करता है उसकी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसके अलावा जहां तक एज डिटर्मिनेशन का प्रश्न है, इसके बारे में हमारे न्यायालय में आमतौर पर रोज हमेशा ही बड़ा कंटेंशियस इश्यू है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारा उदयपुर क्षेत्र जो है, यहाँ पे कई एरिया या कई ऐसी प्रथाएं हैं कुछ एरिया में कि जहां पर बच्चे 18 वर्ष से भी कम आयु की अपनी कंसेंट से किसी व्यक्ति के साथ चली जाती। अब क्योंकि आप सभी को यह ज्ञान है कि कंसेंट, सहमति या इच्छा पोक्सो में कोई महत्वपूर्ण या कोई उसका कोई मूल्य उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीड़िता की आयु का निर्धारण कैसे हो। पोक्सो एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पोक्सो केसेस के अंतर्गत पीड़िता की आयु का निर्धारण किस प्रकार से हो। इसके साथ ही मैं यहाँ यूं भी कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर काफी एडवोकेट जो है, अधिवक्तागण पोक्सो की प्रैक्टिस करते हैं, उनके सामने यह बिंदु रोज आने वाला है। और होता क्या है कि इस पे क्या प्रावधान हो कि पीड़िता की आयु को माना जाए। बहुत सारी रूलिंग है अलग अलग प्रकार की। जो क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे एलुमेलू वर्सेस स्टेट 2011, उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को उस आधार पर एविडेंस चला। विराजमल सिंह भी वर्सेस आनंद पुरोहित का जो केस था 1985, हालांकि वह एक इलेक्शन पिटीशन थी, लेकिन उसको एक आयु निर्धारण के लिए उसको काफी महत्वता दी गई है और वह एक स्कॉलर रजिस्टर के ऊपर आधारित केस है। तो आप ये देखेंगे कि कोर्ट में भी डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एविडेंस एज डिटर्मिनेशन के बारे में पेश होते हैं, लेकिन पीड़िता की आयु निर्धारण किस प्रकार से हो, इसका पैरामीटर, इसके प्रावधान कहां पर है। जैसे कि आप सभी को ज्ञान है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पहले 2000 था, फिर 2007 में काफी सारी अमेंडमेंट हुई और फिर उसके बाद निर्भया केस के बाद 2015 में एक नया जेजे एक्ट पारित हुआ, जिसमें कि लगभग वही प्रोविजन थे, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए, जैसे कि सेंटेंसिंग का और आयु निर्धारण। इस संबंध में यहाँ यह बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में यह कहा कि ये बात तो सही है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उस वक्त 2007 था, कि 2007 जो है वह एक्यूज की आयु के निर्धारण के लिए है और पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियम 12 जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रावधान थे वह भी विक्टिम की आयु के निर्धारण के लिए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अर्थात यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि जैसे जुवेनाइल की, एक किशोर की, जो कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आयु का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से
विक्टिम की आयु का निर्धारण भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में यहाँ एक 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 तथ्य को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि पोक्सो अधिनियम जुलाई 2012 में प्रभाव में आ गया था और नया जेजे एक्ट 2015 वह 15 जनवरी 2016 में प्रभाव में आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिन पोक्सो के ऑफेंसेस में अकरेंस जो है, घटना जो है 15 जनवरी 2016 से पूर्व की है, उस पर नियम 12 जेजे एक्ट के प्रावधान लागू होंगे और जिनमें घटना 15 जनवरी 2016 के बाद की है, उस पर धारा 94 जेजे एक्ट के प्रावधान लागू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस एक तथ्य का रखा गया है, एक प्रावधान का रखा गया है। सेक्शन 12 रूल 12 ऑफ जेजे एक्ट 2007 और रूल 94(2) ऑफ जेजे एक्ट 2015। अब क्योंकि बात यहाँ पोक्सो की चल रही है, डिफरेंस भी बताने से पहले मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि रूल 94(2) में जो सबसे पहला एज डिटर्मिनेशन के लिए है वह यह है कि किसी भी स्कूल द्वारा जारी पीड़िता का जन्म प्रमाण वैध माना जाएगा। अगर वह नहीं है तो मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या उसी के समकक्ष किसी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। परंतु ऐसा भी बहुत बार होता है कि पीड़िता इस क्षेत्र में मान लिया कोई 10वीं कक्षा तक पढ़ी ही नहीं या कोई अनपढ़ है, कोई स्कूल कभी गई ही नहीं, तो वहां ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उसी में आगे यह प्रावधान दिया गया है रूल 94(2) का सब क्लॉज 2 कि उस किसी कारपोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटी या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा भी कई बार संभव नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में एक तीसरा प्रावधान और भी है कि अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसका ओसिफिकेशन टेस्ट होगा। ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो चिकित्सक द्वारा किए जाते हैं, जिसमें वो एक टेस्ट ना होकर कई सारे टेस्ट की इकट्ठी एक रिपोर्ट होती, जिसमें हड्डियों का, दांतों का और फिजिकल जांच के जरिए होता। हड्डियों में जैसे आप जानते हैं कलाई, रिस्ट, जॉइंट, पेल्विक और इलियक और स्टर्नम, इनके एक्सरे लिए जाते हैं और डेंटिस्ट्री में उसके दांतों की बनावट और संरचना को देखा जाता है और उसके बाद उसकी फिजिकल बनावट को शरीर, इन सभी तथ्यों के आधार पर ओसिफिकेशन की रिपोर्ट तैयार की जाती है। पुराना अब ये नया जेजे एक्ट 2015 की वो में प्रावधान। अब स्थिति ये है कि 2007 अर्थात 15 जनवरी 2016 से पहले के जो अकरेंस जो कि पोक्सो के अंतर्गत आते थे, उसमें एज डिटर्मिनेशन कैसे होगा? उनमें भी ये सभी यही प्रावधान थे रूल 12 में, एक्सेप्ट उसमें क्या था कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं का जन्म प्रमाण पत्र की जगह उसमें यह था कि जो प्रथम कक्षा का जहां प्रवेश लिया है वह पेश करना आवश्यक था। तो अब यह स्थिति साफ है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे कई केस हैं कि पीड़िता अपनी एफआईआर की पहली लाइन में ही ये कहती है कि मैं फलाने स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा हूं, लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं लेता और वो क्या करता है, वो ऐसा रजिस्टर लेता है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लेगा जिसकी की जो कि रूल 94 जेजे एक्ट 2015 में प्रोवाइड ही नहीं किया गया। उससे कई बार एज ही साबित नहीं। तो एज डिटर्मिनेशन का मैंने आपको बताया कि जेजे एक्ट की धारा 94(2) से गवर्न होंगी। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रिसेंटली तुलचाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक डीबी का फैसला है 2018। इसमें ये 15 जनवरी 2016 के बाद का फैसला है कि घटना का फैसला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया कि जहां पर पीड़िता की साक्ष्य या उसके माता पिता की साक्ष्य में वेरिएशन है, वहां पर अनुसंधान अधिकारी को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह
प्रथम कक्षा का प्रवेश प्रार्थना पत्र भी लेकर आए। तो लेकिन जहां तक एज से संबंधित है, और यहाँ पे स्थिति और स्पष्ट करना चाहूंगा कि तुलचाराम में माननीय उच्च न्यायालय के डीबी ने यह भी फैसला दिया कि विराजमल सिंघवी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1985 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्कॉलर रजिस्टर, एसआर रजिस्टर जिसको आमतौर पर बोला जाता है, और जो कि हर एक पॉक्सो के केस में टीचर एक गवाही के तौर पर वह लेकर आता है, उसकी तब तक वैल्यू नहीं है जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि स्कॉलर रजिस्टर की एंट्री किस व्यक्ति ने की और किसकी सूचना के आधार पर की गई। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो स्कॉलर रजिस्टर की कानून की दृष्टि में कोई महत्वता नहीं है। तो यह स्थिति स्पष्ट है कि जहां पर अगर अक्रेंस 15 जनवरी 2016 से पूर्व का है तो उसमें पीड़िता की आयु का निर्धारण जेजे एक्ट की रूल 11 2007 के जरिए होगा, और जिसमें घटना 15 जनवरी 2016 के बाद की है उसमें पीड़िता की आयु का निर्धारण किशोर के रूप में ही जेजे एक्ट 2015 के अनुसार ही किया जाएगा। इसमें हालांकि ये आज का मेरे को ये था कि सिर्फ इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके रखूं क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन आए, लेकिन इसके साथ मैं एक थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा कि पॉक्सो के संबंधित लगभग इस एविडेंस के अलावा एक ओरल एविडेंस विक्टिम का होता है। इसके साथ ही पॉक्सो और रेप केसेस जो डिफरेंस एक्चुअली क्या था कि निर्भया के बाद पॉक्सो में स्ट्रिंजेंट सजाएं थी, लेकिन रेप में उतनी स्ट्रिंजेंट सजा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब निर्भया हुआ, निर्भया के बाद और इसमें अमेंडमेंट्स हुए, 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और 2018 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, उसके बाद क्या हो गया कि आईपीसी में सजाएं जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होगी जितने की पॉक्सो में भी नहीं। तो कई बार ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि भाई जब सजा आईपीसी में ही ज्यादा थी तो पॉक्सो की रेलिवेंसी है क्या? इसके साथ ही यहाँ यह बताना चाहूंगा कि पॉक्सो एक अपने आप में एक नया और एक अलग प्रकार का अधिनियम है, जिसका सबसे ज्यादा एक कारण यह भी है क्योंकि इसमें सेक्शन 29 है जो कि प्रजम्पशन से संबंधित है। प्रजम्पशन एक उपधारणा से संबंधित है कि अगर पीड़िता सेक्शन 4 और सेक्शन 6, 7, 8 और 10 के ऑफेंस से संबंधित कोई कथन न्यायालय में करती है तो न्यायालय को यह मानना पड़ेगा कि उसके द्वारा जो कथन कहे गए हैं वह सही, अर्थात एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है कि वह ऐसा साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करे कि उसने ऐसा किया ही नहीं। हालांकि एविडेंस एक्ट, जैसे आप सभी जानकार हैं कि एविडेंस एक्ट का पर्पस पॉजिटिवली साबित करने का है, न कि नेगेटिवली साबित करने का। तो इस प्रकार का एविडेंस लाना कि जी मैंने तो ये ऑफेंस किया ही नहीं, ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि नेगेटिवली साबित करना बहुत मुश्किल है। एविडेंस एक्ट का पर्पस भी पॉजिटिवली साबित करना ही है। तो जहां तक प्रजम्पशन का सवाल है तो प्रजम्पशन भी आमतौर पे क्या है कि मैं थोड़ा सा एक ये भी बताना चाहूं, क्योंकि आमतौर पे कंसेंसुअल मामलों को पॉक्सो में एक कंसेंसुअल के हिसाब से ही क्रॉस कर लेते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब उसमें दिक्कत क्या आती है? उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको ये साबित नहीं कर पाए कि उसकी एज जो थी, एज को 18 से कम प्रोसिक्यूशन ने जैसे ही साबित कर दिया, आप वहां क्लूलेस हो जाते हैं, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसेंट की तो थ्योरी ले आए। तो कंसेंट की थ्योरी अगर आप लाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो इस बात को साबित कर सके कि 18 वर्ष से कम की आयु नहीं है, या आपको ये पता हो कि प्रोसिक्यूशन ने जिस प्रकार का एविडेंस न्यायालय में पेश किया है या वो करेगा, उससे कि पीड़िता का न्यायालय जब भी आयु का निर्धारण करेगा तो वह 18 वर्ष से कम नहीं मानेगा। बराए मेहरबानी उन्हीं केसेस में कंसेंट की वो लें। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि कंसेंट के ऊपर दुनिया भर का क्रॉस हो जाता है, लेकिन जहां ही
ये सवाल आता है कि पीड़िता की आयु क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, तो वहां पे क्लूलेस हो जाते हैं। तो वो जो इतना लंबा चौड़ा क्रॉस करने की कई बार आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि एज डिटर्मिनेशन का, जैसे मैंने बताया, कि अब थोड़ा सा इस तिथि को भी इस प्रकार से देखते हुए ही अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को उसी प्रकार से मॉड्यूलेट करें या जैसा। हाँ जी, मेरे ख्याल से थैंक यू सर, आपने इतना एक्सपर्टाइज और इतनी टेक्निकल बातें हमें पॉक्सो से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड बताई है। अब मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका कोई सवाल हो तो वो रेज हैंड करके, एक ऑप्शन होगा आपके इस पर, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे मैडम ने, हमारी एक सीनियर है मैडम शर्मा मैडम का इसमें रेज हैंड आ रहा है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ तो मैडम की वॉइस आ जाएगी अभी। जी मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जेजे एक्ट में और पोक्सो एक्ट में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेजे एक्ट एंड पोक्सो? नहीं, किससे संबंधित चाह रहे हैं आप पूछना? मैं इसी रेप से 376 से संबंधित ही जा रही हूँ। हाँ जी, उसमें क्या है कि जो जेजे एक्ट है स्पेसिफिकली 2015, वो एक्यूज्ड के लिए बना हुआ, जुवेनाइल के लिए है बेसिकली। पोक्सो से जहां तक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो पोक्सो में हम सिर्फ वहां से रूल 94 बारो करते हैं, सिर्फ पीड़िता की आयु का निर्धारण करने के लिए। अदरवाइज सारा जेजे एक्ट हम पोक्सो में बारो नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि ऐसा अच्छा, आप देखें तो कई बार क्या होता है, ऐसे भी केस पोक्सो में चल रहे हैं जहां पे कि जुवेनाइल एक्यूज तो जुवेनाइल है, 16 से 18 साल के बीच का जुवेनाइल है, और पीड़िता भी 16 साल की है। तो वहां क्या है कि पोक्सो में तो वो अपराधी है, और उस तरफ जो है पीड़िता के लिए जब हम देखेंगे तो हम केवल सेक्शन 94 जो है उसकी पीड़िता की आयु का निर्धारण करने हेतु ही केवल मात्र जेजे एक्ट को देखा जाएगा। अदरवाइज जो दूसरे प्रोविजन है वो जुवेनाइल जो एक्यूज्ड है उसके लिए। सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी बिलो 18 है ही इज जुवेनाइल, और जब उसका किसी मेजर गर्ल्स के साथ में रिलेशनशिप में आता है तो ही इज एक्यूज्ड। तो ये आप ऐसा नहीं लगता कि यही लॉ दोनों तरफ बोल रहा है? जब वो माइनर है, अगर कोई जुवेनाइल है, जेजे एक्ट है, इट इज प्रोटेक्शन फॉर जुवेनाइल। जी हाँ जी, यस सर। और जब किसी मेजर लेडी के साथ में या लड़की के साथ में वो रिलेशनशिप में आता है, वहां तो कंसेंट की कोई बात ही नहीं होती है। वहां पर पोक्सो वाली बात ही नहीं है कि इट इज नॉट कंसेंट बिकॉज दैट शी इज मेजर, सो दैट इज कंसेंट। वहां पे उसको एक्यूज क्यों मान लिया जाता? नहीं, वो तो मुकदमा पोक्सो के चलने लायक नहीं है, क्योंकि पोक्सो में तो मुकदमा सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब तक कि वो 18 पीड़िता 18 साल की। जुवेनाइल में तो मान लिया जाता है ना उसको जुवेनाइल में तो रेस्ट्रिक्ट किया ही जाता है, उसको शेल्टर होम में रखा जाता है। और यहाँ तक कि अभी तो हाई कोर्ट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस विक्टिम को बुलाना होता है उसको हाई कोर्ट में, वो आकर हॉस्टाइल होती है या वो अपने स्टेटमेंट देती है। आफ्टर दैट उसको शेल्टर होम वाले भी छोड़ते हैं। तो सर ये इससे क्या एक ग्रोइंग चाइल्ड है उसकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव नहीं होती? ये क्या कानून को, हमको या किसी को नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे जो लेडी है वो अगर मेजर है और एक्यूज जो है वो जुवेनाइल है अगर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। यस सर। नहीं, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब भी पैनल स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन होगी, ये बात बिल्कुल साफ है कि उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगी। अगर उसमें जुवेनाइल अगर जहां कंसेंट का मामला है तो डेफिनेटली वो केस नहीं होगा। लेकिन ऐसी अगर वो विक्टिम जो है, जो लेडी है, अगर सपोज जो कि बालिग है, अगर वो ये कहते हैं कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, तो डेफिनेटली वो रेप की डेफिनेशन में आता है। लेकिन अगर वहां कंसेंट है उसको में जेजे एक्ट में अलग है वो, और 376 में अलग आ जाती है ना, पोक्सो में अलग है। इसी कंसेंट की बात कर रही हूँ सर मैं।
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि अगर मान लिया कि एक मेजर लेडी है अगर कोई, जिसका कि एक्यूज के साथ एक कंसेंसुअल है, वो एक्यूज एक 18 साल से कम का भी हो सकता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन सर यही बात पोक्सो में भी आती है कि कोई लड़की 16 साल की है और शी इज गोइंग विद अ बॉय विद कंसेंट, लेकिन वो कंसेंट नहीं मानी जाती है। हाँ, नहीं मानी जाती। उसका कारण ये है क्योंकि पोक्सो में कंसेंट बार है। इवन आप देखें कि जो 376 की डेफिनेशन है 2000 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, उसमें तो ये कह दिया हु इज बिलो 18 ईयर्स, तो उसका अर्थ ये है विदाउट कंसेंट, बट प्रोसिक्यूट्रिक्स इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो वहां भी कंसेंट 18 साल से खत्म कर दिए। एक बड़ा आश्चर्य होगा आपको। मैं Sir, what is the base of consent? It is only age, or it is maturity, or physical health? What is the base of consent, sir? As far as POCSO और IPC concerned, it is age. क्योंकि इसमें अभी एक ईरा वाला केस भी ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब की जजमेंट थी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट गया। उसमें क्या गया, उसमें ये माना गया कि भाई एज जो माने, एज जो मेंटल एज माने या बायोलॉजिकल एज माने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेंटल एज नहीं मानी जाएगी, बायोलॉजिकल एज ही मानी जाएगी। उसका कारण क्या था? उसमें ये कहा गया कि अगर मान लिया मेंटल एज ही मानने लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 30 साल की महिला जिसका आईक्यू लेवल कम हो, तो उसको वो पोक्सो में तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसके तो रिपरकशन बहुत अलग हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि मेंटल एज नहीं मानी जाएगी, उसकी बायोलॉजिकल एज मानी जाएगी। तो इसका सीधा सा रिपरकशन एक ये भी है कि 18 साल ही मानी जाएगी, तो उसकी मेंटल कंसेंट का कोई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र जी हिरन की तरफ से। मैं सर आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। सॉरी, हेलो जी मल्होत्रा जी, पीयूष जी मल्होत्रा अनम्यूट हुए हैं। सर पीयूष जी, सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। पीयूष जी, सर आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिससे पूछ रहे होंगे कि अनम्यूट माई सेल्फ करके, आप प्लीज उसके ऊपर। एक्चुअली सर मैंने क्वेश्चन पूछना चाह रहा सर आपसे कि सर मैंने ना एक केस था सर, मैंने उसमें जेरा करी थी कि एक उसमें मैंने क्रॉस किया था, उसमें ना मैं उसमें उसके विटनेस एक उसकी फादर से एक वो लड़की खुद थी। तो सर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपका कहाँ पे हुआ था, मतलब कि जो भी वो बता रही थी। तो फादर ने अलग चीज मतलब कि फादर ने अलग बताया और अलग प्लेस बताया, उसकी बेटी ने अलग प्लेस बताया। तो क्या सर इसमें मेरे को कोई बेनिफिट मिल सकता है सर? नहीं, मैं उसके बारे में, केस के बारे में तो चलो आप पूछ रहे हैं, वैसे बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर देखिए ऐसा होता है कई बार कि प्लेस चेंज हुआ, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेस चेंज हो गया। एक तो विक्टिम द्वारा कोई और प्लेस बताया गया और फादर द्वारा कोई और प्लेस बताया गया। अब जब भी कोर्ट अप्रिशिएट करती है एविडेंस पीयूसी, तो होता क्या है, हम किसको देखते हैं? डेफिनेटली उसको उसकी टेस्टिमनी को ज्यादा हायर पेडेस्टल पर रखा जाता है, मतलब ज्यादा उसका मूल्यांकन करते वक्त उसको ज्यादा वो वैल्यू दी जाती है जिसके साथ वो कुछ हुआ होता है। सपोज भाई अगर इंजर्ड विटनेस है अगर कोई, क्योंकि इसमें देखिए पता क्या है, रेप विक्टिम को हमेशा एक इंजर्ड विटनेस से भी ऊपर का पेडेस्टल दिया गया। ये माना गया है कि भाई वो आमतौर पे ऐसे झूठ नहीं बोलेगी, यूं एक मान के चलते। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि प्लेस ऑफ अकरेंस अगर उसने डिफरेंट हो गया, तो वो उसमें इतना डिफरेंस आना चाहिए कि जहां उसका फादर कह रहा है, क्योंकि डेफिनेटली फादर को तो नहीं पता, फादर को तो किसी ना किसी ने बताया होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए या ऐसा कुछ पता हो कि उसको फादर की नॉलेज कैसे थी, कैसे उसको पता चला। हालांकि ये फैक्ट के ऊपर डिफर करता है, अदर फैक्ट भी दिए जाते हैं। आमतौर पे मैं कहा करता हूं कि क्रिमिनल केस एक मल्टी डायमेंशनल होता है। क्रिमिनल केस इस प्रकार से नहीं लड़ा जा सकता क्या एक ही तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आमतौर पे दिया करता हूं कि भाई मर्डर केस में आमतौर पे क्या होता है, वो इतना मल्टी डायमेंशनल है कि आई विटनेस भी होंगे,
मेडिकल विटनेस भी होगा, रिकवरी के गवाह भी होंगे, साइंस के हिसाब से भी विटनेस होंगे, तो कई सारे विटनेस हो जाते हैं। इसी प्रकार से रेप केसेस में भी एज के विटनेस भी होते हैं, मेडिकल एविडेंस भी होता है, ओरल टेस्टिमनी भी है और पुलिस के गवाह भी। तो एक मल्टी डायमेंशनल है। एक फैक्ट के आधार पर केस को यूं डिसाइड कर देना कि पीड़िता झूठ बोल रही है, मतलब आपको ऐसा एविडेंस कैसे मानने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वो आना चाहिए जिससे यूं लगे कि वो उसका टेस्टिमनी झूठ थी। तो ये केस टू केस डिफर करता है, स्पेशली एक फैक्ट के ऊपर एक लाइन के एविडेंस पे तो जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र सिंह जी हिरण का। मैं सर आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज एक्सेप्ट करिए अनम्यूट माई सेल्फ का रिक्वेस्ट। थैंक यू मैम। जी Am I audible? जी 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 हाँ जी। Good evening, sir. I hope you are doing great. हाँ जी, Sir, thank you, sir. Sir, actually, I'm going through a very special case for POXCO only. It's in Pune District Court, sir, where I always feel there is a glitch or there is a lacuna in the whole matter. I'll give you a brief story. What had happened? There was a girl. She was raped by the bus drivers, and that was a third party, where the FIR was lodged against them. And in that, the allegation was there in the FIR that I had informed, and I am advocate for the principal of the school, a lady principal. So, sorry डिस्टर्ब करूंगी रविंद्र जी से, प्लीज हो सके तो आपका सवाल आप हिंदी में करें, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा सर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, मैं कल ट्राई। तो उसमें क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट जो है वो FIR जो थी वो रजिस्टर हुई, और जो प्रिंसिपल थी उनके अगेंस्ट भी FIR की, साहब हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया, तो सेक्शन 19 के अंदर उनके ऊपर चार्ज लगा। और पैरेलली उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मैंने मेरी माँ को भी उसने इन्फॉर्म किया। सर अब मेरा जो ऑलवेज आई फील द लेक्यूना इन दिस, कि फादर को 1 महीने बाद पता पड़ता है, ठीक है, मदर को उसी दिन पता पड़ गया, और उनका कहना है कि साहब प्रिंसिपल को भी हमने उस दिन बताया लेकिन माँ को पहले पता पड़ गया। तो सर आपको नहीं लगता है कि सेक्शन 19 जो है, मदर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जैसे प्रिंसिपल की नॉलेज में आया मदर की भी नॉलेज में आया, उसको भी सेक्शन 19 में पार्टी बनाना चाहिए? हाँ नहीं, वो बात आपकी वाजिब है। सेक्शन 19 में ना एक डॉक्टर टेसी का केस था। डॉक्टर टेसी, आप उसको एक बार पढ़ना, शायद 2018 है, ये केरला का केस था बेसिकली डॉक्टर टेसी का। तो उसमें क्या हुआ कि वो पीड़िता अबॉर्शन कराने के लिए उसको ले गए वहां पर, तो उसने अपनी जो एज जो भी कुछ बताई होगी, तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 19 बेसिकली ये कहता है कि भाई जैसे ही ऑफेंस का पता चला तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो क्वेश किया, और डॉक्टर टेसी को जो हाई कोर्ट ने तो उनकी खारिज की थी 482। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे फैक्ट को डिस्कस करते हुए, हालांकि उसमें फैक्ट पता नहीं वो आपसे कितने रिलेटेड हो, लेकिन जहां तक लॉ के संबंध था तो सेक्शन 19 को ये माना कि भाई उसको इस बात की नॉलेज होनी जरूरी है कि अब ये ऑफेंस हुआ कि नहीं। तो उस केस में तो ये हुआ था डॉक्टर टेसी में कि भाई वो उनको नहीं पता था। उसका कारण ये था कि वो उसके पास आए और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी है, तो उन्होंने मान लिया कि ये उसकी पत्नी होगी, इसलिए उन्होंने जो भी 20 वीक से कम था और वो जो उन्होंने वो कर लिया। लेकिन आपके केस थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि भाई स्कूल प्रिंसिपल को बता दिया और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, तो डेफिनेटली अगर उनको हाँ ये एलिगेशन है तो वो सेक्शन प्राइमा फेसी सेक्शन 19 में आ गया। जहां तक माँ का सवाल है तो उसमें क्या है कि वो अब यूं कहें कि भाई उसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज अगर आप ये कह के चलते हैं कि माँ को भी ऑफेंस क्या नाम उसमें वो बनाना चाहिए उसको एक्यूज, तो उससे क्या होगा कि आपको क्या फायदा मिलेगा बीइंग एन को एक्यूज, आप उससे क्या बेनिफिट ले पाएंगे? बल्कि ये तो बेनिफिट मिल जाएगा कि उसने अपनी माँ को बता दिया, फिर भी उन्होंने FIR रजिस्टर्ड नहीं कराई, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था उस दिन एक महीने के दौरान। तो डिले ऑफ FIR में शायद आप बेनिफिट ले लें, लेकिन अगर उसको एक्यूज बना लिया तो शायद उसका कोई फायदा इस एक्यूज को ना मिल पाए जो प्रिंसिपल एक्यूज थी। बट वही मैं हाईलाइट कर रहा था, ग्लिच है इसके अंदर कि ये इस तरीके से। हाँ ये है डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि FIR में अगर देरी है, हालांकि रेप केसेस में FIR की देरी को कोई ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं
कि रेप और पॉक्सो के केसेस में एफआईआर की देरी, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरी बच्ची का थोड़ा सा रेपुटेशन भी आगे होगी, आगे पता नहीं लोगों उसको अच्छा कोई बच्चा मिल पाएगा नहीं, और बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है डेफिनेटली कि केस टू केस डिफर करता है। ये एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला या एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल नहीं है कि हमेशा ये मान लिया जाए कि डिले है तो उसको ठीक है, रेप केस में उसको नजरअंदाज कर दो, तो ऐसा तो नहीं होता। ऐसे भी केसेस हैं रेप केसेस में जिसमें 10-10 दिन 11-11 दिन को फैटल माना गया और 2-2 3-3 महीने को फैटल नहीं माना गया। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी सारी बैकग्राउंड और सब कुछ सारे अन्य फैक्ट्स के आधार पर भी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश जी पानेरी सर का, मैं उनको सर अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर, नीलेश जी सर आप अपने अनम्यूट माई सेल्फ करिए प्लीज, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। जी जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन लगा सर। एक मेरा डाउट था सर रिगार्डिंग विक्टिम्स बहुत बार अपने स्टेटमेंट से रिसाइल कर जाते हैं सर, डिस्पाइट गिविंग देयर स्टेटमेंट अंडर 164 वो बाद में रिसाइल करते हैं, और एज सच प्रोसिक्यूशन के पास उसके अलावा स्टेरलिंग विक्टिम के अलावा बहुत एविडेंसेस नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या कोर्ट करता है सर? आई जस्ट वांटेड टू नो दिस। हाँ जी, जहां तक कोर्ट की है वो मैं उसके बारे में तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो लीगल प्रिंसिपल है उसके बारे में अगर बात करें तो एक 1959 एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डेफिनेटली जो क्रिमिनल में काम करते होंगे तो उनको ये टिप्स पे होगी। 1959 सुप्रीम कोर्ट है, जो कि ये तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मेरे ख्याल से आज तक हजारों केसों में इस्तेमाल हो चुकी है। उसमें ये कहा गया है कि जो कंट्राडिक्शन है या जो ओमिशन है वो गवाह से पूछे जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन या कोई भी जो आप डिफेंस में अगर हैं तो डिफेंस में भी जो उसके अगर वो प्रीवियस स्टेटमेंट है जैसे कि 161 की या 164 की, उससे अगर वो रिसाइल करता है तो उससे वो कन्फ्रंट किए जाते हैं। इसी स्थिति को या और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक 2015 में वीके मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। ऑनरेबल जस्टिस भानुमति मैडम की जजमेंट है बड़ी अच्छी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये साबित कैसे होगी, भाई 161 की जो कंट्राडिक्शन है आप उस गवाह से तो पूछ लेते हैं, अब ये साबित नहीं मानी जा सकती, कैसे साबित मानी जाएगी? उसको उन्होंने उसी में एक तरीका भी बताया उसको, और उसी को आगे फिर 2018 में तजिंदर में भी रिलाइड अपॉन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वीके मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड आप जरूर पढ़ें। उसमें ये लिखा कि जब आप जो गवाह जिसने 161 या 164 की स्टेटमेंट दी है उससे पहले तो वो कंट्राडिक्ट कराएंगे अगर वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से रिसाइल कर सकते हैं। तो वो कंट्राडिक्शन आ गया, उस कंट्राडिक्शन को आप उसके सामने पुट करेंगे जिसने की वो स्टेटमेंट को लिखा है। जैसे सेक्शन 161 की स्टेटमेंट को आईओ लिखता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी ये पूछा जाएगा कि देखो भैया आपके सामने पीड़िता ने ये कहा था, जो भी कंट्राडिक्शन आप बताना चाहें। जब वो ये कहेगा कि हाँ साहब मेरे सामने उसने ये बातें कही थी, तो तब वो उसको प्रूव मान लिया जाएगा। वीके मिश्रा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही कि मात्र एक जर्नल नहीं पूछा जाएगा। आप ऐसे नहीं पूछेंगे कि देखो कि पीड़िता ने आपके सामने ये बयान दिए थे ना, वो कहेगा जी हाँ मेरे सामने बयान दिए थे, तो जो उसने कहा उसने आपने सही से लिख दिया, उसने कहा कि हाँ सही लिख दिया। तो ये प्रूव करने का तरीका नहीं है। पहले तो वो कंट्राडिक्शन उस गवाह से पुट होंगी, फिर वो कंट्राडिक्शन उस व्यक्ति से पुट होंगी जैसे कि आईओ या 164 का मैजिस्ट्रेट अगर कोर्ट में आता है तो उनसे कि भाई पीड़िता ने ए टू बी वाला पोर्शन, सी से डी वाला पोर्शन, ई से एफ वाला पोर्शन आपके सामने कहे थे। अगर वो ये कहें कि हाँ मेरे सामने कहे थे तो तब ये प्रूव्ड माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि सेक्शन 161 की जो प्रूव्ड क्यों मानते हैं, क्योंकि सेक्शन 120 162 में ही ये लिखा गया है कि सेक्शन 161 की स्टेटमेंट कॉरोबरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये कंट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती, कन्फ्रंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और प्रीवियस स्टेटमेंट क्या है वो डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसमें कि लिखा है कि वो प्रीवियस स्टेटमेंट। तो उस लिहाज से 161 और 164 ये दोनों ही प्रीवियस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में आती है। ये बात आपकी वाजिब है कि पीपी के पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास केवल मात्र कन्फ्रंट कराने के अलावा और कोई साधन नहीं रह जाता, परंतु
जैसा कि मैंने आपको एक केस बताया था उस वक्त शुरू में मेडिकल एविडेंस को डिस्कस करते हुए, उसमें एक 9 साल की बच्ची भी हॉस्टाइल हो गई थी, हेमुदन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला केस, और उसके बाद भी उसमें कन्विक्शन हुआ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो अदर एविडेंस था, जो डीएनए रिपोर्ट थी या मेडिकल एविडेंस या कॉरोबोरेटिव एविडेंस और जो था वो बिल्कुल क्लिंचिंग था। तो आपकी बात सही है, क्योंकि रेप केसेस और पोक्सो केसेस कई बार केवल मात्र एक ही एविडेंस पर निर्भर रह जाते हैं। पर आप देखेंगे कि कई बार ऐसे भी केस होते हैं कि जहाँ छोटा बच्चा है तो वो कुछ कह ही नहीं पाता, कुछ बता ही नहीं पाता, 2-3 साल का बच्चे के वाले केस भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता कि उसको एक्विट कर दिया जाए एक्यूज्ड को। वहां क्या स्थिति रहती है? डेफिनेटली दूसरे एविडेंस देखे जाते हैं, कोई डीएनए या बायोलॉजिकल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस, तो ये सारी चीजें। हाँ नीलेश जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा सिंह जी शक्तावत सर का। आज सर का बर्थडे भी है, तो मैं उनको विश भी करना चाहूंगी और सर को अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर, शक्तावत सर आप अनम्यूट हो गए हैं। सर आपकी इस पे अनम्यूट माई सेल्फ का आ रहा होगा शक्तावत सर, आप उस पे क्लिक करिए। जी ओके जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज। हेलो हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। डी एस शक्तावत ही है जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सेक्शन 134 एविडेंस एक्ट की जो है कि सोल टेस्टिमनी के बेसिस पे बिना उसको कोरोबोरेशन के कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, और सेक्शन 29 यहाँ जो है बड़ी स्ट्रिक्ट प्रिजम्पशन लेता है पॉक्सो एक्ट की। तो इन दोनों में से कौन सा ओवरराइडिंग इम्पैक्ट रखेगा, या सेक्शन 134 की लाइट में ही सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट को देखेंगे जी सर? हाँ, पहले तो दुर्गा सिंह जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। जहाँ मैं शक्तावत साहब आप ये कहना चाह रहा था कि जहां तक रेप केसेस का संबंध, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ये शब्दों में कहा कि केवल मात्र सोल टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है उसके ऊपर भी कन्विक्शन हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस प्रोविजन एक ही प्रोवाइसो है जो ये कहता है कि भाई उसकी एविडेंस जो है वो स्टर्लिंग वर्थ की होनी चाहिए। और ये 96 से चला आ रहा है। एक्चुअली क्या था कि उससे पहले का लॉ अगर आप थोड़ा सा देखें तो ओरिजिनली प्रिजम्पशन क्लॉज सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में भी नहीं था रेप से संबंधित। जो 14A जोड़ा गया था, 114A, वो 86 में जोड़ा गया था, 1986। वो भी क्यों था? वो मथुरा एक रेप केस हुआ था, शायद आप जानते हो, 1979 का। एक लेडी अपने पति जो उसका चोरी करने में वो डिटेन कर लिया गया था, तो उसको पता करने वो जेल गई, तो जेल में उसको थाने गई, थाने में उसको 2 पुलिस वालों ने रेप कर दिया। तो अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो कंसेंट मान ली उन्होंने कि भाई इंजरी नहीं है और फलाना नहीं है, और इसको साबित करना पड़ेगा कि एक्यूज को नहीं बेनिफिट देकर उसको छोड़ दिया क्योंकि कॉरोबोरेशन नहीं थी और ये सारी बात। सर लेकिन उसके बाद ही लॉ ऐसे ही चलता रहा। 79 के बाद फिर ये बड़ी हाई तौबा हुई और अल्टीमेटली सेक्शन 114A जोड़ा गया, और जो हीनियस क्राइम थे जैसे गैंग रेप है, या अब जो नई सीआरपीसी में आईपीसी में जो अमेंडमेंट आया, सोल टेस्टिमनी में कन्विक्शन हो रहा है। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि ये चेंज कब से हुआ सिनेरियो? ये गुरमीत सिंह से चेंज हुआ। गुरमीत सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब, 1996, ऑनरेबल जस्टिस ए आनंद की जजमेंट है वो। उन्होंने लॉ बड़ा डिस्कस करा इसमें। उसके बाद फिर वो रंजीत हजारिका 1998, और अब आप रिसेंटली, मतलब अभी आप ये फरवरी की ही लास्ट जजमेंट है, संतोष प्रसाद और संतोष कुमार वर्सेस स्टेट, 14/2/2020। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब, हालांकि उसमें एक्विटल हुआ संतोष कुमार में, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर वो स्टर्लिंग वर्थ की है तो डेफिनेटली एक अकेली टेस्टमनी पर सजा हो सकती है। जहां तक सेक्शन 29 पोक्सो का संबंध है, इसमें बड़ी विचित्र है। एक अपने हाई कोर्ट में, हालांकि सेक्शन 29 का भी लॉ इतना डेवलप नहीं हुआ क्योंकि 2012 का एक्ट था, तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले नहीं गए कि जो केवल मात्र 29 तक गया। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आपने एनडीपीएस का काम करते होंगे तो उसमें जो पोक्सो में सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 का 2 और एनडीपीएस का 35 का 2, ये बिल्कुल सिमिलर वर्डेड है, एक तरह से पारी मेटीरिया है।
उसको भी सर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा था नूर आगा के केस में 2008 में कि सर। भाई प्रिपोर्टेंस और प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही एक्यूज को साबित करनी पड़ेगी अपनी डिफेंस। उसको Natural. ऐसा नहीं कह सकते कि उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा। बियॉन्ड हम्म, रीजनेबल डाउट तो प्रोसिक्यूशन को ही साबित करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी सेक्शन 29 जो है उसकी लैंग्वेज बड़ी सर। डिफरेंट है। सर, उसकी सर, लैंग्वेज ये है कि जब भी कोई एक्यूज क्या हुआ? अरे त्यागी सर क्या अनम्यूट हो गए क्या? नहीं अनम्यूट नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही? अब स्थिति बहुत अजीब है इसमें। एक अपने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने मन्ना राम भील वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इसको थोड़ा सा डील्ड किया है। हालांकि बड़े शब्दों में तो नहीं उसके बारे में कुछ कहा, लेकिन 3-4 पैरा में उसको डील करके हुए ये कहा कि सेक्शन 29 की प्रजम्पशन को खत्म करने के लिए एक्यूज्ड को ऐसा एविडेंस साबित कर लाना पड़ेगा, वो म्यूट नहीं रह सकता। उसको 313 में भी अपना डिफेंस लाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा डिफेंस भी लाना पड़ेगा कि जो उसको क्रॉस प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को अनसेटल करे। इनिशियल क्रॉस में उसको डिफेंस डाल देना पड़ेगा। हाँ, पहले वो वहां भी साबित करे और फिर अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर अच्छा डिफेंस ये होती कहाँ से शुरू है, प्रजम्पशन वहां से शुरू होगी। बेसिक प्रिंसिपल आज भी वही है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना पड़ेगा। फाउंडेशनल फैक्ट हमेशा क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को ही साबित करने पड़ेंगे। सर, लेकिन सर, जैसे ही साबित कर देंगे उसके बाद फिर बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अच्छा। ये आपको ही डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मन्ना राम भील के अनुसार आपको एविडेंस भी लाना पड़ेगा। 313 में भी ये बात कह के आनी पड़ेगी कि क्यों आपको झूठा फंसाया जा तभी रहा है। तभी 29 रिवर्ट होगी सर। जी हाँ, तभी रिवर्ट होगी। बिना एविडेंस के या बिना 313 में कुछ कहे वो नहीं मानी जा सकती। दूसरा मेरा क्वेश्चन तो नहीं था सर, और हम लॉ मेकर भी नहीं है, बट क्या आपको लगता है सर कि पॉक्सो एक्ट में जो कन्विक्शन है या ट्रायल्स है उनको हमें एज स्लॉट्स में रखना चाहिए कि 10 से 12 का अलग देखना चाहिए, इस प्रिजम्पशन को 12 से 14 को अलग देखना चाहिए, 14 से 16 को अलग देखना चाहिए और 16 से 18 को अलग ढंग से देखना चाहिए? नहीं दुर्गा हालांकि सिंह जी, अब मैं लॉ एक तो बात हाँ नहीं, वो बात आपकी वाजिब है, लेकिन मैं सर थोड़ा सा ना इसके बारे में एक और थोड़ा सा कहना चाह रहा था। मैं कोर्ट में भी कई बार कहा करता हूँ हुक्म। कि ये जो है यहाँ पे ना टीएसी है, आप जानते होंगे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सर 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 जो है ना सर। जैसे 370 कश्मीर में खत्म किया था तो 371 में 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि उनके लोकल लॉज को प्रोटेक्शन है ना सर। हुक्म हुक्म हुक्म। वो 10 स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि राजस्थान भी एक स्टेट है और सर उसमें ये टीएसी वाला एरिया है, जैसे कि प्रतापगढ़ का डूंगरपुर, कुछ बांसवाड़ा, एरिया, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ का सर और ये वाला हमारे सर सर उदयपुर सर का भी उसमें कुछ एरिया आता है सर, है कुछ ना। पार्ट है, पुराबड़ हाँ, वगैरह ये उसमें तस्वीर है। वो जी हाँ सर, उसमें क्या है कि टीएसी में ये प्रोविजन है कि अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये कह दे कि भाई ये कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा हमारे उस पर, तो वो लागू नहीं सर होगा। तो नेचुरल बात ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को ये चाहिए ये बात कहनी कि भाई हमारे यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। अब हुक्म। बच्चे चले जाते हैं क्योंकि उसमें मेन सरिया नहीं होता अपराध का, तो नेचुरल हम इसको नेचुरल तब बात। तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो 15 साल की एज करो या तो पॉक्सो में या वो। तो अब वो स्थिति तो यूं है। नहीं, हालांकि हमारे ट्राइबल्स हम में तो इसको आज भी गंधर्व विवाह का भी कंसेप्ट है, हाँ है तो सर, वो डेफिनेटली है। सारी जी हाँ, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग बेस्ड आउट है। तो ठीक है, ये श्रीमान ने अच्छा फरमाया है टीएसी का प्लेटफॉर्म, तो हम कोशिश हाँ हाँ, करेंगे तो उस टीएसी के प्लेटफॉर्म जी पर हाँ, ये जी जी, सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। जी स्पीकर महोदय से मैं जी मैडम। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी सर के पास वक्त हो तो और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वैसे तो अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग काफी लंबी चल गई है जी। हाँ, अगर कोई छोटे क्वेश्चन और हो है, तो हाँ इनके 2-3 पास तो सर के पास है समय? जी देख लें। हाँ देख लें मैडम प्लीज। जी जी जी। जी नेक्स्ट सवाल आ रहा है श्रेयांश जी शर्मा जी का, उनका रेज हैंड है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ उन्हें। जी जी। जी गुड इवनिंग श्रेयांश। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं यूँ पूछ रहा था, जैसे जेजे एक्ट क्या है कि सिर्फ बालकों पर ही लागू होता है, तो इसके अंदर क्या बालिकाओं के लिए या किशोरियों के लिए भी कुछ इस तरीके का है क्या एक, या कोई प्रावधान इससे रिलेटेड? हेलो 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 त्यागी सर, हेलो। क्या हुआ?
अरे म्यूट हो गया, सॉरी सर। त्यागी सर आज शायद मिस्टेकनली म्यूट हो गया था। जी जी जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी सर आ रही है। हाँ जी। जी सर, मेरा सवाल था कि जैसे हाँ, मैं श्रेयांश किशोर। जी समझ गया। मैं श्रेयांश जी इसमें यूं कहना चाह रहा था कि देखिए, पहली बात तो वो है कि वो किशोर जो है, जेजे एक्ट 2015 जो है, वो बच्चियों पर भी लागू होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी ऑनरेबल डीबी ने, राजस्थान डीबी ने केस डिसाइड किया था 2018 में, दुर्गा मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें वो जो दुर्गा मीना थी वो एक्चुअली 18 साल से कम थी और उसने अपने हस्बैंड का ही मर्डर कर दिया था। अल्टीमेटली एक्विटल हुआ उसमें। तो आप ये ऐसा मत माने कि वो उसमें सिर्फ किशोर न्याय अधिनियम का अर्थ ये नहीं है, उसमें किशोरी भी इंक्लूड है। कि मान लिया कि अगर कोई बच्ची चोरी करते हुए पकड़ी जाए तो डेफिनेटली उसका मुकदमा जेजे एक्ट में ही चलेगा। तो सर ये जेजे एक्ट में ये प्रावधान किस जगह लिखा हुआ है कि ये बालिकाओं पे भी लागू होएगा? उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी है आपने? उसमें चाइल्ड में ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि चाइल्ड मीन्स मेल चाइल्ड। ऐसा ही पोक्सो में सर, पोक्सो में भी चाइल्ड मीन्स चाइल्ड ऑफ 18 ईयर्स, मतलब वो चाइल्ड कोई भी हो सकता है। इसको जेंडर न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, तटस्थ बोलते हैं कि भाई वो दोनों पे लागू होगा, क्योंकि एक्सक्लूड नहीं कर रखा ना श्रेयांश जी। जी जी जी। और इसलिए सर एक और सवाल था जी सर, जी एक आपने सेक्शन 94 के बारे में बताया था, तो उसके अंदर सर 15 डेज का जो पीरियड दे रखा है। किसमें सर? 94 सेक्शन जेजे एक्ट में। जी हाँ 94। किया था पोस्ट को। हाँ 94 का 3 में 15 डेज का टाइम है। जी सर, तो उसके अंदर जो ये दे रखा है 15 डेज का टाइम, तो अगर सर ये बोर्ड अगर बोलती है, ऑर्डर करती है और उसके बाद भी 15 डेज निकल जाते हैं और जो एग्जामिनेशन करने वाला है वो अगर डिले का कोई कारण नहीं बता पाता है, तो उसके बाद जी। एज डिटरमिनेशन किसके अकॉर्डिंग होगी और क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा इसका? उसको मैंडेटरी प्रोविजन नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसको प्रोसीजरल माना गया है। इसको जो 15 दिन का टाइम है ना सर श्रेयांश जी, इसको क्या है कि ऐसा नहीं माना गया कि मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होगा तो सारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी और ये नॉन नेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रखा। ये बेसिकली एक तरीके से डायरेक्टिव है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए अगर वो 15 दिन के बाद भी करता है तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग ही विशिएट होगी। ओके 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 जी थॉमस सर। जी हाँ सर, बस हम 2 सवाल और लेंगे क्योंकि वी आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम। कमलेश जी, दवे सर हैं, मैं सर को अनम्यूट कर रही हूँ। जी दवे सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार दवे साहब। मेरा निवेदन ये था कि प्रिजम्पशन को जो कहा है कि रिबटल करने के लिए, तो धारा 30(2) के अंतर्गत जो बताया गया है कोई फैक्ट प्रूव करने के लिए, जैसे अभी तो 29 के अंतर्गत प्रिजम्पशन को रिबटल करने के लिए भी क्या बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना है? मैं उसी में वही कह रहा था। एक्चुअली क्या है कि इसका लॉ अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि सेक्शन 29 और 30, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सेक्शन, जैसे आपने बताया ना पोक्सो का 30 का 2, सेक्शन 32 में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा, उसमें यही लिख रखा है कि जैसे कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है। सेम लैंग्वेज इंप्लॉय कर रखी है सेक्शन 35(2) ऑफ एनडीपीएस एक्ट। वो चैलेंज हुई थी एक बार नूर आगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 2008 में। एक नूर आगा करके एक पाकिस्तानी नेशनल था जो कि राजा झांसी एयरपोर्ट पे अमृतसर में हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। तो उसने फिर उसको कन्विक्शन हुई और उसने कन्विक्शन तो चैलेंज की, साथ में इसका वायरस भी चैलेंज किया कि साहब ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये फेयर ट्रायल से बाहर जाता है, क्योंकि मेरे को कोई साबित करना होता है। भाई क्रिमिनल लॉ का तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि भाई उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा और डिफेंस को केवल मात्र प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आधार पर साबित करना पड़ेगा। उस केस में हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस एसबी सिन्हा साहब की जजमेंट है वो, उसमें क्लियर कट ऐसा तो नहीं कहा गया कि भाई ये अल्ट्रा वायरस हो गया, क्योंकि वो कन्विक्शन की जजमेंट के खिलाफ गए थे। लेकिन उसमें ये मान लिया कि भाई इसको हमेशा क्रिमिनल लॉ में ऐसा ही माना जाएगा कि भाई ये प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट की डीबी का फैसला मन्ना राम भील वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019, उसमें ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब की जजमेंट है। ऑनरेबल ने यही कहा कि भाई उसको कोई एविडेंस लीड करना पड़ेगा। अब वो एविडेंस लीड करने का अर्थ ये भी नहीं हो सकता कि उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही साबित करना पड़े।
तो इसका कुल मिलाकर जो ये माना जाए कि इसका वायरस तो आज तक चेंज नहीं हुआ, चैलेंज नहीं हुआ, सॉरी, कि अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है, लेकिन एज फार एज लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आप डेफिनेटली यही कह रहे हैं कि अक्यूज को ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ता है। ये बात सही है सेक्शन 29 के बारे में। जैसे दूसरे रूल्स हैं, जैसे 138 केसेस में उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ कैसे भी रिबेटल की जा सकती, प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे। जी हाँ, को विटनेस 313 के स्टेटमेंट के आधार पे भी कर सकता है और क्रॉस एग्जामिनेशन से भी कर सकता है। वो क्या है कि एक्चुअली क्या है कि ड्यूरिंग ट्रायल भी चुप रहने का अधिकार है, ड्यूरिंग ट्रायल भी साइलेंस का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनआई एक्ट में ऐसी लैंग्वेज नहीं है। एनआई एक्ट में सेक्शन 30 के 2 वाली लैंग्वेज कहीं पर नहीं है। Until and unless contrary is proved, ये वर्ड यूज किया। जी हाँ, ये तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है प्रिजम्पशन पे, जो मैंने तो पढ़े हैं सर मैक्सिमम प्रिजम्पशन के, तो प्रिजम्पशन के सारे जजमेंट यही कहते हैं कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं और उससे जैसे सपोज कीजिए कि साहब प्रोसिक्यूटर या विक्टिम के बयानों से घटना इम्प्रोबेबल हो, तो उनके बावजूद भी क्या अभियुक्त को डिफेंस प्रूव करना पड़ेगा? 313 में आके रीजन बताना पड़ेगा कि नहीं, इस मामले में बिल्कुल सही है लॉ कि भाई अल्टीमेटली फाउंडेशनल फैक्ट तो प्रोसिक्यूशन को ही साबित करने पड़ेंगे। अगर वही नहीं साबित कर पाए तो प्रिजम्पशन तक मामला नहीं जाएगा। प्रिजम्पशन तो तब जाएगा जब वो पहले फाउंडेशनल फैक्ट ही साबित हो जाए। तो कहते हैं कि साहब हमारे फेवर में प्रिजम्पशन है, प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि मेरे फेवर में प्रिजम्पशन है, आरोप नहीं वो कॉन्ट्रडिक्शंस आए हैं, बट चीफ में उसने कहा है और मेरे फेवर में प्रिजम्पशन है तो इसलिए, और इन्होंने कोई डिफेंस पेश नहीं किया, बट मैंने कॉन्ट्राडिक्शन किया है उसको और कॉन्ट्राडिक्ट करके उसको इम्प्रोबेबल कर दिया जो उसने वर्जन चीफ में है जी। नहीं उसको माना जाएगा डेफिनेटली। जी सर, सॉरी एक्चुअली हम लोगों की मीटिंग 6 बजे शायद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, स्लॉट इतना ही था। तो बस मैं पूरी आपको सर धन्यवाद देना चाहूंगी। और अनएक्सपेक्टेडली मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि उदयपुर बार इतना एक्टिव है कि आज 100 पार्टिसिपेंट्स का लिमिट था और 100 ही हो गए थे। मतलब कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे फर्स्ट डे में इतना अच्छा रिस्पांस हुआ। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी, हाँ, और मैं जिन लोगों का प्रश्न नहीं आ पाया है उनसे माफी मांगती हूँ और सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोर्ट में पर्सनली उनके डाउट्स को क्लियर कर दे सर, जब भी लॉकडाउन। डेफिनेटली मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले या मनीष जी के बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। मनीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तुषार मोड़ साहब को भी और आपको मैडम, आपने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया और उदयपुर के एडवोकेट वैसे भी सिंसियर हैं। थैंक यू वेरी मच। मनीष जी कुछ कहना चाहें? जी मनीष जी सर। जी नमस्ते। मेरे को आज काफी बहुत अच्छा लगा कि आज हम उदयपुर में आदित्य और हमारे भाई तुषार की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाए, और स्पेशली सर को, त्यागी सर को, जो जिस तरह से आपने जो लोगों की क्वेरी थी उसको भी आपने डाउट को क्लियर किया, प्लस जिस तरह से आपका काफी अच्छा लगा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दूसरे जो एडवोकेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनके मुझे झेलना पड़ेगा। तो मैं अदिति और मेरे भाई तुषार को कहता हूँ इस बार 100 नहीं, कम से कम ज्यादा संख्या बढ़ सके वैसा कोई आप निकालें ताकि मैं सबको कह सकूंगी। नहीं भाई, मैं अब मुझे सबसे माफी मांगनी पड़ेगी जो नहीं होगा। स्पेशली सर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी तरह हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस तरह से प्रोग्राम पे पधारेंगे और हमें लेक्चर देंगे। और अदिति और तुषार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी नेक्स्ट हमारा वेबिनार होता है उसके बारे में आप लोगों को हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, और उसके लिए आप लोगों को मैसेज बार के ग्रुप पर दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू।